में लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ ये है 4/5। ठीक है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। क्लियर? अब उसके बाद क्या बोल रहा है? ए कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स। एक कॉइन को टॉस हुआ और उस पर्सन ने क्या बोला कि हेड आया है। ठीक है, तो रिपोर्टेड हेड, उसने क्या रिपोर्ट किया? रिपोर्टेड हेड आया है। क्लियर ये चीज? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, तो सही में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बोल रहा है। मतलब उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेड आया है और क्या बोल रहा है? ही रिपोर्टेड दैट इट इज हेड, उसने बोला है कि हेड आया है, और एक्चुअल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछ रहा है आप लोगों को। तो कॉमन सी बात है, अगर सुनो इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं। अगर मान लो मैं वो पर्सन हूं, मैं 4/5 चांस है कि मैं सच बोलूंगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब कॉइन को टॉस हुआ, कॉइन टॉस होने के बाद हेड आया। ठीक है, और मैंने बोला भी कि हेड आया है, हेड आया भी, और मैंने भी बोला कि हेड आया है। तो मैंने सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। तो इस ऐसी सिचुएशन होने की प्रोबेबिलिटी किस कब होगी? जब मैं सच बोलूंगा। क्लियर हुआ ये चीज? और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 4/5 गिवन। क्लियर ये चीज? उसने बोला हेड आया, और एक्चुअल हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दैट इज 4/5। समझ में आया सबको? ये कॉमन सेंस से बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, और अगर बाकी इसको बनाना है पूरे फॉर्मूले से तो वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा, अगर इसको बेस थ्योरम से बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो समझ लो। अगर बेस थ्योरम से बनाना है तो सबसे पहले इवेंट E1 क्या लेंगे वो समझना। तो आपको क्या बोल रहा है? एक्चुअली हेड आना, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें इवेंट E1 लेंगे एक्चुअल हेड। ठीक है, और E2 किसको लेंगे? एक्चुअल में क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। इवेंट ए किसको लेंगे? रिपोर्टेड हेड। ए रिपोर्टेड हेड, इसको हम ले लेंगे ए रिपोर्टेड हेड। ठीक है, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा बताओ पढ़ के? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ जाएगा? 1/2, क्योंकि एक्चुअल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 कितना आएगा? इसका मतलब समझना, ए गिवन E1 का मतलब एक्चुअल में हेड आया है, और ए का मतलब उसने हेड बोला है। तो कितना आएगा? मतलब 4/5। वो सच बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। ठीक है, और प्लस यहां पर क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, मतलब एक्चुअल में टेल आया है लेकिन उसने क्या रिपोर्ट किया कि हेड आया है, मतलब उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी जो कि कितनी है? 1/5। समझ में आया सबको? और न्यूमरेटर में इधर कितना आएगा? 1/2 इंटू 4/5। 1/2 सबसे कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पर? 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 प्लस 1/5, इतना ही बचेगा। 4/5 प्लस 1/5 का एडिशन कितना होगा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4/5, अगर बेस थ्योरम से निकाल रहे हो तो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आप लोग डायरेक्टली बिना थ्योरम लगाए भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर सबको? ये हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। आशु हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, सोचो समझो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ, ये सबसेट का सिंबल है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ए और बी दो इवेंट्स हैं, ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, थोड़ा सा ट्राई करो, मेरे ख्याल से बनना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो और देखो कौन सी कंडीशन इसमें से ट्रू आएगी।
ऑप्शन ए में, देखो एक बार बुक में क्या है, इक्वल्स टू है ना, ऑप्शन ए में इक्वल्स टू। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सब अपने आंसर तक पहुंचो और मुझे रीजन भी बताओ। कौन सा ऑप्शन? चल देखते इधर पे। चलो इधर पे देखते, यहां पर क्या गिवन है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे ही लिखा हुआ है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है जो सबसेट गिवन है उससे? अब आते जो ऑप्शंस हमको गिवन है, सभी जगह पे क्या निकालना है हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की कंडीशन निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का जो फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा ही होता है यहां पर। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा ही होगा। अब चेक करो ये वाला में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। यहां पर इक्वल टू का सिंबल है ना, तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही क्योंकि ए डिनोमिनेटर में है और बी जो है वो न्यूमरेटर में। ए और बी सेम ही है दोनों। ए और बी सेम कहाँ है लेकिन? नहीं है, लेकिन अगर ए बी का सबसेट है मतलब बी को मतलब हर सेट का सबसेट हो सकता है। सबकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 0 है और बीच में देखो, अगर कॉमन सेंस से सोचोगे ना तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे, मैं बता रहा हूं, सुनो। यहां पर क्या बोल रहा है? ए जो है वो क्या है? बी का सबसेट है। मतलब कि कौन बड़ा सेट है ये बताओ? बी बड़ा सेट है और ए क्या है? छोटा सेट है। इसका मतलब बी बड़ा है तो बी की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा, और ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम। मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर जो है वो क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना है इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल्स टू कितना होता है? 1। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देता हूं। तो इधर पे क्या बन जाएगा? 1, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये समझ में आया सभी को क्या किया मैंने? अब मैं ना ये वाला टर्म क्रिएट करना चाह रहा हूं, ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो उसके लिए मुझे इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। जब मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये समझ में आया सभी को? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की वैल्यू किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इधर पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये आ जाएगा। अब चेक करो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। ऑप्शन सी यहां पर फॉलो हो रहा है। दिख रहा है ये चीज? एक और तरीका आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मैं बता रहा हूं, इजी अप्रोच।
जो सबसे इजी है मेरे ख्याल से। उसमें कॉमन सेंस से भी एक इजी अप्रोच है, वो है एग्जाम्पल लेके। समझ रहे हो? आप कोई भी एक सेट ए ले लो जिसके एलिमेंट ले लो 1,2, कोई भी सेट बी ले लो जिसके एलिमेंट ले लो 1,2,3। समझ गए? अब सारी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है? और सैंपल स्पेस यहां पर हम ऑब्वियसली ले लेते हैं थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पर कितना आ जाएगा 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पर कितना आ जाएगा 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा 2/6। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकाल लेना। तो ए गिवन बी कितना होता है 2/6 डिवाइडेड बाय 3/6, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये वाले में बोल रहे हो? हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमने एक डैश को थ्रो किया, ये मैंने सैंपल स्पेस लिया है, ठीक है? ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी 2/6 कैसे है, समझ में आया? ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें? ओके ओके, तो समझ गए ना आप कैसे करके इसको निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यहां पर कितनी आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी है 2/6 और ये कितना हो गया 3/6, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2/3। अब इसमें चेक कर लो, ये कितना आ रहा है 1/3 और ये कितना आ रहा है 2/3। अब दोनों इक्वल है क्या? इसमें देख लो कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही, चारों में से पुट करके चेक कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर ये चीज? ओके, सो यहां पर एंड हो जाता है ये वाला एक्सरसाइज। अब एक काम करते हैं, हम मिसलेनियस स्टार्ट कर देते हैं। मिसलेनियस लास्ट क्या? वो रैंडम वेरिएबल मेरे ख्याल से डिलीट हो गया है क्या? चेक करो तो, है क्या? सैंपल पेपर में दिया है। अभी मैं मिसलेनियस स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद अपन चेक करेंगे, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से चेक करना क्या लिखा हुआ है। ए और बी दो इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0, आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है। यहां पर अब तुम लोग आंसर करोगे, सबसे पहले ये बताओ मुझे कि जो फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या लग रहा है इसमें, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे ही होगा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि ए क्या है बी का सबसेट है। तो अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट अभी जो हमने पिछले बार अप्लाई किया था, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो मतलब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी, तो आंसर क्या मिल जाएगा यहां पर 1। समझ में आया कैसे हुआ ये? सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। यस, क्लियर। तो सेकेंड पार्ट में सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट है, नल सेट है। ओके, तो हो गया ये कंप्लीट सभी का। हटा दो इसको फिर मैं। बाकी और किसी स्कूल में रैंडम वेरिएबल करवाएं क्या इसके बाद, तुम की स्कूल छोड़ के?
और किसी के स्कूल में? अच्छा, तुम लोग के स्कूल में? स्कूल नहीं जाते? आखिरी साल है, चले जाना चाहिए। हाँ, ठीक। अच्छा ठीक है, चलो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A couple has two children. Find the probability that both children are male if it is known that at least one of the children is male. ऐसा ना इतना शॉर्टकट में मत बनाओ, थोड़ा सा सोचो कि अगर एक फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। हाँ बनाओ फिर। सैंपल स्पेस जो बनेगा वो बनेगा MF FM FF। ठीक है, ये बनेगा सैंपल स्पेस। अभी क्वेश्चन को पढ़ के बताओ किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छे से पढ़ो, किस चीज की निकालनी है? बोथ आर मेल्स। क्लियर? प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ चिल्ड्रन आर मेल। क्लियर ये चीज? तो इसको ले लो इवेंट ई। इवेंट ई बोथ आर मेल्स, तो मतलब बताओ ई के अंदर क्या आएगा? सिर्फ MM आएगा। अभी ये वाला पढ़ो ना, बोथ आर मेल्स, बस इतना है। इफ इट इज नोन दैट, तो वो गिवन है, तो वो एक नया इवेंट बनेगा। समझ रहे हो ये चीज? इफ इट इज गिवन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, तो वन चिल्ड्रन इज मेल, इसको नया इवेंट F लेंगे। समझ गए ना ये चीज? अब इवेंट F के अंदर क्या आएगा बताओ पढ़ के। हाँ, इसमें क्या आएगा? MM MF और FM। समझ गए सभी? ये 2 अलग इवेंट होंगे। जब भी आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने बोला जाए और उसके साथ गिवन या इट इज नोन या ऑलरेडी नोन दैट ऐसा वर्ड हो रहा है, तो मतलब समझ जाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको दोनों इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है? अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल, मतलब कि ई। इट इज नोन दैट या इट इज गिवन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, मतलब ई गिवन F की प्रोबेबिलिटी निकालनी। समझ गए सभी? तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यही है फॉर्मूला। इसको थोड़ा मैंने शॉर्टकट में भी बताया था। प्रोबेबिलिटी हटा के क्या कर सकते हैं? N। करेक्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F। समझ गए? आप चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहां पर निकालना पड़ेगा E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F क्या आएगा यहां पर? 1। E इंटरसेक्शन F में क्या आ जाएगा? सिर्फ MN। तो कितने एलिमेंट हो गए इंटरसेक्शन F में? 1। F में कितने एलिमेंट हो गए? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1/3। दैट्स इट। समझ गए सभी? सेकेंड पार्ट बनाओ। क्या बोल रहे सेकेंड पार्ट का? Find the probability that both children are female if it is known that elder child is a female. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दूसरा वाला जो होगा वो मेल है, जो elder है। आप तो दूसरा रुक जाओ एक मिनट। जो पहले मैंने लिखा उसको हम मान लेते हैं एल्डर है, वो एल्डर है ना? जो बाद में लिखा है वो छोटा वाला यंगर है। ओके, तो पहले ये पढ़ के बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दोनों फीमेल है। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट ई ले लेते हैं। ठीक है, तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे बताना? इवेंट ई का एलिमेंट हो जाएगा FF। समझ गए ये? अब इसके बाद इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल।
तो बड़ी बड़ी वाले जो चाइल्ड है वो फीमेल है, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे बताओ? ये दोनों आएंगे, एफ एम और एफ एफ। तो इसमें आ जाएगा एफ एम और एफ एफ। समझ गए ये चीज? ठीक है, अब बताओ क्या होगा आंसर आप लोगों का? 1/2 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ गए ना कैसे निकला है? नहीं है अभी भी समझ में? देखो प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम जाती है मैं बताऊं? कंफ्यूजन, सोचने का अलग अलग तरीका और सोचने का अलग अलग नजरिया। ठीक है, वो चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है और उसको तुम लोग खुद ही रिजॉल्व कर सकते हो। मतलब मैं एक गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन क्या है तुम लोग जब खुद से बहुत से क्वेश्चन पढ़ोगे तब वो चीजें क्लियर हो। ओके, हटा दो उसको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। मैं पढ़ा ही नहीं हूं, तुम लोग पढ़ लो पहले। Suppose that 5% of men, 0.25% of women have gray hair. तो कितने परसेंट मैन और कितने परसेंट वुमेन का ग्रे हेयर है, ये इसमें गिवन है। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? उस पर्सन के मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो बताओ कैसे सॉल्व होगा ये? हाँ, इसमें लगेगा बेस थ्योरम। करेक्ट, सही समझे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ना इवेंट डिफाइन करो। इवेंट E1 किसको लेना है, E2 किसको लेना है, ए किसको करना लेना है। इवेंट E1 जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पर्सन है वो क्या है, मेल। पर्सन इज मेल। E2 किसको लेंगे? हाँ, पर्सन इज फीमेल। और ए किसको लेंगे? ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड। ग्रे हेयर्ड पर्सन सेलेक्टेड। समझ गए? अभी यहां पर निकालना है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाय सेम। probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into into probability of A given E2। समझ गए? अभी उन्नति ये बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा? क्यों 1/2 होगा आशु बता। करेक्ट, क्योंकि E1 क्या है कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है वो क्या है, मेल। ठीक है, और मेल और फीमेल का काउंट सेम है, तो मेल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फीमेल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। समझ गए सभी? अब ए गिवन E1 कितना होगा ये बताओ। ए गिवन E1 का मतलब क्या है, हमने किसको सेलेक्ट किया है, मेल को। ए का मतलब उसका क्या होना चाहिए, ग्रे हेयर। तो अगर मेल है तो उसमें कितने लोगों का ग्रे हेयर है, कितने परसेंट लोगों का ग्रे हेयर? तो कितने लोग हैं, 5%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/100। समझ गए? हाँ, अभी मैं उसको 5/100 ही रहने देता हूं, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और ये वाला क्या बोल रहा है, ए गिवन E2। E2 मतलब अपन ने किसको सेलेक्ट किया, फीमेल, और उसकी क्या होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रे हेयर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो कितना है, 0.25%। तो उसको लिखेंगे 0.25/100। समझ गए ना? अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 5/100 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 0.25/100
100, ऐसे ही होगा। अब देखो क्या कॉमन निकल के इसमें से कट जाएगा, कैंसल आउट होगा, 1/2। 100 भी कॉमन निकल के कट जाएगा, क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 5 प्लस 0.25। समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5.25। नीचे से अगर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 2 जीरो लग जाएंगे, तो 500 डिवाइडेड बाय 525 ऐसे ही होगा। समझ गए ना? तो ये 5 से कटेगा, करेक्ट। 5 से कितने बार में कट जाएगा ये 100 टाइम्स में, और ये 5 से कितने बार में कटेगा 5 1 5 105 टाइम्स में। फिर किससे कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 से 20 टाइम्स में, और ये 21, तो आंसर आ जाएगा 20/21। समझ गए ना? कुछ डाउट किसी को इसमें? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना। सपोज 90% of people are right-handed. What is the probability at most 6 of random sample of 10 people are right-handed? Suppose that 90% of people are right-handed. What is the probability that at most 6 of random samples of 10 people are right-handed? बताओ कैसे सॉल्व होगा ये? देखो सबसे पहले ना राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, वो है 0.9। ठीक है, और कितने परसेंट है? मेरे ख्याल से ना ये वाला क्वेश्चन शायद ना उसमें से आएगा, बर्नौलीज ट्रायल का क्वेश्चन है। नहीं, बर्नौलीज ट्रायल मतलब डिलीटेड पोर्शन का ये। हाँ, न्यू बुक में है ये वाला क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ना ये उससे बनेगा, थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। तो देखो क्या किया, मैं एक बार बता देता हूँ, सुनो। कई क्वेश्चंस जो है ना मिसलेनियस के वो भी दे दिया है, जिसके एक्सरसाइज या टॉपिक न्यू एडिशन में डिलीट किया है। तो मैं इसको बता दूंगा, लेकिन इसको बताने के लिए ना पहले वो सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो या तो सुन लो फिर 5 मिनट पेशेंस से, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ना बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है, बर्नौलीज ट्रायल वो समझो। ये कंडीशन फॉलो होती है, अगर मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के सिर्फ 2 आउटकम्स है, जैसे कि एक सक्सेस मान लो, दूसरा फेलियर मान लो। इस कंडीशन में क्या हो गया, राइट हैंडेड होना और लेफ्ट हैंडेड होना। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर जो 2 चीजें हैं उसके हिसाब से एन क्या बताता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, की कितने बार रिपीटेडली उस ट्रायल को कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने पर्सन है हमारे पास, 10% है, तो वो 10% में से सेलेक्ट करें एक एक करके। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे हम, 10। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन है, या तो राइट हैंडेड सेलेक्ट होगा या तो फिर लेफ्ट हैंडेड सेलेक्ट होगा। तो राइट हैंडेड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाएगा 0.9, और उसका काउंटर पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड सेलेक्ट होना, उसको क्यू से डिनोट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब जो बर्नौलीज ट्रायल का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस in n trials is equals to NCR P raised to power n minus R into Q raised to power R। तुम लोगों को अगर याद होगा क्लास 11th में जो तुम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था ना, तो इसको बायनोमियल एक्सपांशन भी बोलते हैं कई बार ना, ये उसी का जनरल टर्म का फॉर्मूला है, rth टर्म का जो फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है, और आर क्या बताता है, नंबर ऑफ सक्सेस। अब यहां पर तुम लोगों को कितने का बोल रहा है, एटमोस्ट 6% जो है वो क्या होने चाहिए, राइट हैंडेड। एटमोस्ट 6 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 6। तो यहां पर हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालेंगे। ऐसा करते हुए कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? 6 की। समझ गए ये चीज? तो करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी लेना पड़ेगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी लेंगे यहाँ पर। क्लियर ये चीज? 0 से लेके 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 राइट हैंडेड कैसे निकलेगा पहले वो समझ लो। एन की जगह पे आ जाएगा 10, सी आर की जगह पे क्या आ जाएगा 0, पी के प्लेस पे कितना आ जाएगा 0.9, और यहाँ पर एन माइनस आर मतलब कितना हो जाएगा 10 माइनस 0 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 0.1 टू दी पावर आर, दैट इज इक्वल्स टू 0। समझ गए? ये हो गया 1 0 की। फिर उसके बाद 1 के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10c1, 0.9 की पावर 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0.1 की पावर 1। इस तरह से पूरे की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, फिर उसको ऐड करेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर आएगा एटमोस्ट 4 का, एटमोस्ट 6 का। ठीक है, ये वाला पार्ट, बर्नौली वाला पार्ट ओमिटेड है नए सिलेबस के हिसाब से, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे दे दिए इसमें। ठीक है, तो उसको ट्राई करेंगे, बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल पूरा कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला क्या है वो मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या है। If a leap year is selected at random, what is the chance it contains 53 Tuesdays? ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th में भी आता था, सेम क्वेश्चन, याद होगा तुम लोगों को, नहीं हुआ था ये। ठीक है, तो अगर मान लो एक लीप ईयर सेलेक्ट हुआ है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 जा कितना हो गया 35, यहां पर बचा 1 और 6, 7 2 जा कितना हो गया 14, यहां पर बच गया 2। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। समझ गया? और क्योंकि यहां पर 7 डेज होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये कोशेंट आया 52 आया, मतलब हर साल में 52 संडे पढ़ेंगे, 52 मंडे पढ़ेंगे, 52 ट्यूसडे पढ़ेंगे, तो हर वीक 52 बार होगा। क्लियर ये चीज? लेकिन 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा लीप ईयर की कंडीशन में। क्लियर हो गया ये चीज? अब वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 2 दिन कौन सा हो सकता है? वो मंडे वेडनेसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और संडे मंडे। ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कितने पॉसिबिलिटी है वो 2 दिन की? 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए ये चीज? अब इसमें आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 53 ट्यूसडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आउट ऑफ दिस 7 कितने बार आ रहे हैं ट्यूसडे? 2 बार। ये 2 बार ट्यूसडे आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/7। दैट्स इट, यही आंसर। हाँ, लिखने का तरीका जैसे मैंने बताया ना, आप ये लिखोगे, सुनो, अ लीप ईयर हैज 52 कंप्लीट वीक्स बट 2 एडिशनल डेज आर देयर। वैसे तो ये क्वेश्चन लिखने लायक आएगा नहीं, वो एमसीक्यू में ही पूछेगा। ठीक है, 2 एडिशनल डेज एंड द 2 एडिशनल डेज कैन बी, फिर उसके बाद ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। समझ गए ना? एक सैंपल स्पेस बनाओगे और जिसमें ये सब आएगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, जो भी मैंने लिखा पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद एक इवेंट ई डिफाइन कर लेना। इवेंट ई क्या हो जाएगा? हैविंग 53 ट्यूसडे। ठीक है, और इवेंट ई के अंदर इसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे, ये वाले 2, फिर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें लिखने विखने का कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो इसमें नॉन लीप ईयर बोला होता तो आपका आंसर क्या होता? तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच जाता? 1 बच जाता। समझ गए? तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होते? वही 7 होते पूरे के पूरे, और फेवरेबल कितना हो जाता हमारे पास? 1, क्योंकि ट्यूसडे एक ही बार आता। समझ गए ना ये चीज? तो उस केस में आंसर कितना हो जाता? 1/7। ओके, और ट्यूसडे की जगह मान लो संडे बोला होता तो भी वही होता, कोई चेंजेस नहीं होता। तो कोई भी डे पूछे, लीप ईयर है तो ऐसा होगा, नॉन लीप ईयर है तो 1/7 वाला होगा। ठीक है, 1/7, क्योंकि 7 पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे ना, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ ना। 2 में भी 7 पॉसिबल आउटकम्स है, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग बन रहा है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ,
ये वाला क्वेश्चन नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं हर टेबल वाला क्वेश्चन डिलीटेड हो। ये क्वेश्चन डिलीटेड है सिलेबस में। ये क्वेश्चन किसका है वो देख के समझ में आ जाता है। पढ़ के बताओ किसका होगा, थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, और एक्चुअली ये किसका बनेगा, बेस थ्योरम का बनेगा। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। एक्सप्लेन करूं क्या? एक्चुअली इसमें 3 पार्ट में आंसर होगा, आप सिर्फ एक का बता दो, बॉक्स ए का बस बता दो। ऐसा इतना ओरली कैसे बना लो? देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनो। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं तो इतना जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ, तुम लोग बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बिना पेन यूज किए तो ये तो बहुत जबरदस्त है। मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ा दे रहा हूँ कि तुम लोग बिना पेन यूज किए। ठीक है, चलो ठीक है। Suppose we have 4 boxes A, B, C, D containing colored marbles as given below. ठीक है, तो 4 बॉक्सेस है A, B, C, D और उसमें कलर्ड मार्बल्स है। जैसे कि रेड मार्बल बॉक्स ए में कितना है 1, बॉक्स बी में कितना है 6, इस तरह से पूरा डेटा गिवन है। क्लियर? अब क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द बॉक्स हैज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। रैंडमली एक बॉक्स को सेलेक्ट किया और उसमें से एक मार्बल निकाला। यहां तक क्लियर? इफ द मार्बल इज रेड, तो मार्बल जो निकला वो कौन सा है, रेड कलर का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, कि वो बॉक्स ए से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम हम यहां पर ये करेंगे कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम इवेंट E1 ले लेते हैं। तो इवेंट E1 क्या ले रहे हैं अभी यहां पर हम, कि वो किससे निकला है, बॉक्स ए से, कि वो मार्बल जो है बॉक्स ए से निकला है। अब E2 E3 ये सब भी लेना पड़ेगा। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं, E2 E3 एंड सो ऑन। तो E2 E3 और क्या आ जाएगा यहां पर, E4 तक आ जाएगा, क्योंकि 4 बॉक्सेस है। तो E2 किसको लेंगे, बॉक्स बी। E3 किसको लेंगे, बॉक्स सी। और E4 किसको लेंगे, बॉक्स डी। क्या ये समझ गए? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा बताओ देख के। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 1/4। अरे 4 डब्बे है ना टोटल, तो अरे वो छोड़, इसमें तेरे को 3 आंसर आएंगे। सबसे पहले तो ये E1 वाला का आंसर अलग निकालेगा। तेरे पास टोटल 4 बॉक्स है ना, उसमें से एक रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1/4। ये भी कितना हो जाएगा, 1/4। सिमिलरली सारे कितने हो जाएंगे, 1/4। समझ गए ये चीज? अभी यहां पर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है, E1 गिवन A, यही निकालना है। इवेंट ए डिफाइन नहीं हुआ ना, इवेंट ए क्या है बताओ तो पढ़ के। जो मार्बल निकला है वो कौन से कलर का है, रेड कलर का। मार्बल इज फाउंड टू बी रेड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ऐसा ही होगा। और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आएगा, probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। ऐसा करते हुए पूरा लिख दे रहा हूं ना मैं, तुम लोग प्रोबेबिलिटी बताना। हाँ, लेकिन हमको फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा, भले वो बाद में वो जो भी हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? अभी E1 E2 E3 E4 सबकी प्रोबेबिलिटी क्लियर है। अभी बस ये बताओ कि इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा वो बता ना, प्रोबेबिलिटी छोड़ो अभी।
E1 मतलब कि हमने क्या सेलेक्ट किया है, बॉक्स ए, और ए होने की प्रोबेबिलिटी मतलब उसमें से रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर होगा 1/10 करेक्ट, क्योंकि ए में एक रेड मार्बल है डिवाइडेड बाय ए में टोटल कितने मार्बल है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/10। सबको समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 कितना हो जाएगा 6/10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10। इस वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8/10, और आखिरी वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आखिरी वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। समझ गए ना सभी क्यों 0 होगा, क्योंकि 0/10 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो अभी इसका सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये सबसे पहले तो ऊपर में न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 1/4 इंटू ए गिवन E1 मतलब कितना हो जाएगा 1/10, और नीचे में क्या क्या आने वाला है 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10, और आखिरी वाला तो क्या हो जा रहा है 0। तो 1/4 सब में से कॉमन निकल के कट जाएगा, समझ गए? तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 15/10, तो अपॉन 10 वाली टर्म कट गई, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/15। यही आया? तो यही बता रहे थे तुम लोग। मैं तो बस बॉक्स सेलेक्ट करने की। बॉक्स बी का कितना होगा 6/15 और 8/15, समझ गए ना, वो चीज चेंज हो जाएगी। तो क्लियर, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम का जितना भी है ना सब अच्छे से कर लेना। हाँ, अब आते इस क्वेश्चन में, ये पढ़ो अच्छे से, और यूजुअली जितने भी बड़े क्वेश्चन दिखेंगे तो वो समझ जाना किसके हैं, बेस थ्योरम के, जिसमें बहुत सारा परसेंटेज में या प्रोबेबिलिटी गिवन होगी बेस थ्योरम। अच्छा, ये तुम लोगों से बन रहा है कि नहीं, एकलव्य, विनय? विनय नहीं बन रहा है, और पीछे रियांश प्रियांशु बन रहा है, और आयुष तेरे से बन रहा है? तू अटेंड किया था बेस थ्योरम जब मैंने पढ़ाया था डे 1, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, देखो क्या है। हाँ, अरे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो पढ़ना तो तुम ही लोगों को पड़ेगा ना। लाइट नहीं गई, एसी ऑफ की। देखो क्या करते हैं ज्यादातर बच्चे, बता रहा हूं, जब एग्जाम देने बैठते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने में इतना आलस करते हैं या समझ नहीं पाते कि इन्विजिलेटर से पूछते हैं कि क्या बोल रहे हैं। करते हैं कि नहीं, तू भी करता है? हाँ, यहाँ के टेस्ट में तो करते हैं, फाइनल एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। वो लोग फिर डांटते हैं। चलो पढ़ो, अब स्टार्ट करो क्वेश्चन पढ़ना जल्दी। क्या लिखा है, अज्यूम दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%. It is assumed that meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drug reduces by 25%. तो ये डेटा समझ में आया क्या, कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस, रफ में नोट करो पहले ये डेटा, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आने का जो चांस है वो कितना है 40%, ये रफ में नोट कर रहे हैं, ठीक है।
और ये बोल रहा है कि मेडिटेशन और योगा जो है हार्ट अटैक के चांस को कितना परसेंट रिड्यूस कर देते हैं? 30%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिटेशन जो है वो रिड्यूस कर देता है हार्ट अटैक का चांस कितने से? 30% से वो उसको रिड्यूस कर देता है। समझ गए ये चीज? अब इसके बाद बोल रहे हैं एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस द चांस बाय 25%। और अगर मान लो वो कोई मेडिसिन या ड्रग ले रहा है तो उस केस में हार्ट अटैक का चांस रिड्यूस हो जाएगा। कितने परसेंट से रिड्यूस हो जाएगा? 25% से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? उसके एट ए टाइम वाली okay at a time a patient can choose any one of the two option with equal probability। मतलब अगर मान लो कोई एक पेशेंट है, ठीक है, मान लो मैं एक पेशेंट हूं, ठीक है, तो मेरे पास दो चांस है, या तो मैं योगा मेडिटेशन करके हार्ट अटैक का चांस रिड्यूस करूं, या तो फिर मेडिटेशन या फिर मेडिकेशन मतलब ड्रग या मेडिकेशन लेके रिड्यूस करो। दो में से एक चॉइसेस ऑप्ट कर सकते हो, या तो योगा करो या तो फिर ड्रग या दवाई वाई लो। मतलब दो में से एक चीज मैं चूज कर सकता हूं और दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। नहीं नहीं नहीं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है पर्सन और दोनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आगे लिखा है इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स ए हार्ट अटैक। तो उसने दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, ये क्लियर? अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने मेडिटेशन योगा ऑप्ट किया था। क्वेश्चन समझ में आए? एक बार समरी दे रहा हूं, फिर से सुनना। एक पर्सन को हार्ट अटैक आने का चांस कितना है? 40%। अगर वो योगा करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसका हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा। कितने परसेंट से कम हो जाएगा? 30% से रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वो दवाइयां लेता है तो उसका हार्ट अटैक का चांस 25% से कम हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब उसके दोनों को सेलेक्ट करने का चांस इक्वल है, मतलब या तो वो योगा करे या तो फिर वो दवाइयां ले, दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी दोनों चीज की। अब अगर मान लो किसी भी एक पर्सन को हमने सेलेक्ट किया और उसको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर्सन ने योगा और मेडिटेशन को चूज किया था? समझ गए ना? क्वेश्चन समझ गए? हाँ, तो यहां पर सबसे पहले आप ये डिफाइन करोगे कि आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस पर्सन ने क्या सेलेक्ट किया है? योगा एंड मेडिटेशन। तो उस इवेंट को हम लेंगे E1 कि उसने सेलेक्ट किया योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, तो E2 क्या होगा? हाँ, उसने ड्रग और मेडिसिन वाला ऑप्शन लिया है, ड्रग एंड मेडिसिन। और इवेंट ए किसको लेंगे फिर बताओ? उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो देखो, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सीख जाओगे ना तो आपको सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? अब हमको जो निकालना है वो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। ठीक है, अच्छा E2 तक ही है ना, तो मैं ये वाला फालतू के लिख रहा हूं। ये E1 E2 एक्चुअली ये E1 है, ये E1 है, ये भी क्या हो गया E1, ये क्या हो गया E2, ये भी क्या हो गया E2। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अभी ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या समझते हो? उसने योगा चूज किया है, क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी? 1/2, क्योंकि दोनों को सेलेक्ट करने के लिए वो इक्वल प्रोबेबिलिटी बोला ना, ही कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। तो योगा सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मेडिसिन या फिर ड्रग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 1/2। ये ठीक है सबको? अभी ये बताओ कि ये वाले चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये वाला 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 का मतलब क्या है? E1 मतलब उसने क्या लिया है? योगा मेडिटेशन। ए मतलब उसको क्या आ गया है? हार्ट अटैक। देखो इधर ध्यान से समझना, अगर कोई पर्सन ने योगा सेलेक्ट किया है और उसको हार्ट अटैक आ गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? नॉर्मली एक पर्सन को हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। लेकिन अगर वो योगा ले लेगा तो वो 30% से कम हो जाएगा। एक मिनट में को बोलने दोगे? इधर पे ध्यान दो। नॉर्मली एक पर्सन को हार्ट अटैक आने का चांस है 40%, ठीक है। लेकिन अगर वो मेडिटेशन या योगा लेता है तो वो 30% से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हार्ट अटैक का चांस निकालने के लिए 40% का 70% निकालेंगे। अब क्यों 70% निकालेंगे? क्योंकि 40 में से 30% लोगों का हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो कितने परसेंट लोगों का हार्ट अटैक आने का चांस हो गया? 70% लोगों का। तो 40% का 70% कितना हो जाएगा ये? हाँ, क्या किया है? नहीं, ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या निकाला ये बता। 0.7 कहां से लिखा वही बता। 30% का हार्ट अटैक नहीं आएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब हार्ट अटैक नहीं आएगा। 70% को हार्ट अटैक आ रहा है और ए भी हमारा ये कि इसको हार्ट अटैक आ गया। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, इसमें 40% लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन हार्ट अटैक कितने परसेंट से रिड्यूस हो जा रहा है? 30% से रिड्यूस हो जा रहा है। तो एक डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, मान लो 40 लोगों को हार्ट अटैक आने का चांस है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें 30% से रिड्यूस हो जा रहा है तो 40 माइनस 30% ऑफ 40 हम इस तरह से लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये 40 माइनस 30% ऑफ 40 को यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% माइनस 30%, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 70%। तो हम 40 का क्या निकालेंगे यहाँ पर? 70% निकालेंगे। और 40 का 70% कितना हो जाएगा? 40% का 70% कितना हो जाएगा? 40 इंटू 70 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 28 और ये 00, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 200 आ जाएंगे। क्यों 200 आ जाएंगे? समझ में आया ना? क्योंकि 40% का 30% ले रहे हैं। तो ये ओवरऑल नंबर कितना आ जाएगा? 28/100। तो ये वाला काउंट आ जाएगा 28/100। क्लियर हुआ ये चीज? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 कितना आएगा? ए गिवन E2 का मतलब क्या है कि उसने क्या सेलेक्ट किया है? ड्रग और मेडिटेशन। उस केस में जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो 25% से कम हो जाता है। क्लियर ये चीज? तो अगर कोई पर्सन को हमने सेलेक्ट किया और उसको हार्ट अटैक आ गया, उस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम 40% का कितना लेंगे? कितना लेंगे? 25 नहीं, 100 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा ये? 75%। तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? इंटू 100। कितने टाइम्स में कटेगा ये? 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 10 जा, मतलब ये आ जाएगा 30%। करेक्ट। तो यहां पर ये आ जाएगा 30/100। और न्यूमरेटर में कितना आने वाला है? ये कितना आ जाएगा? 1/2। और ये वाला नंबर कितना आएगा? ये वाला नंबर आ जाएगा 28/100। 1/2 कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा, वैसे ही 100 भी सबसे कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 58। कितना आ रहा है? 2 से कटेगा तो 14 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 9 14 14/29। क्या आ रहा है आंसर? हम्म हम्म अच्छा ये बता मुझे, ये वाली प्रोबेबिलिटी तूने कितनी निकाली? 0.7। और ये वाली प्रोबेबिलिटी 0.75। ओके ठीक है, सही है, उसमें भी सेम आंसर आएगा। करेक्ट है, हाँ इसका भी आंसर सही है। मैं बता रहा हूं क्यों सही आंसर आएगा, समझो इसका मतलब। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 40% का 70% कैलकुलेट कर रहे हैं और 40% का 75% कैलकुलेट कर रहे हैं।
और वही 40% इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, न्यूमरेटर भी आ रहा है, तो कॉमन निकल के वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसलिए आंसर सही आ रहा है दोनों का। समझ गए ना ये चीज? लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर जो है वो इस तरह से होगा। तुमने ये 40% का काउंट क्योंकि कहीं यूटिलाइज ही नहीं किया, उसको बिना किए वो आंसर निकाल लिया। समझ में आ रहा है ये चीज? और उसको बिना किए आंसर क्यों सही आया, कि उसका रीजन है न्यूमरेटर में भी वो 40% है, डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स में भी, तो कट जाएगा इसलिए। ऐसा बहुत से क्वेश्चंस में हो सकता है, ठीक है। कई क्वेश्चंस में यहां पर E1 E2 को नहीं भी लेते हैं हम, तो भी हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू सेम होती है। जैसे यहां पर भी अगर मैं नहीं लूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, E1 और E2। हाँ, इसमें अगर तुम वो नहीं करोगे तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसीलिए तो ये डेटा उसने गिवन किया है कि 40% लोगों को हार्ट अटैक का चांस है। तो क्या सारे बच्चों को ये चीज समझ में आएगी? स्पेशली ये वाला पार्ट बताओ कि ये 28/100 कैसे निकला। नॉर्मली एक पर्सन को हार्ट अटैक आने का चांस 40% है, और अगर वो 30% से रिड्यूस हो रहा है तो अब हार्ट अटैक आने का चांस कितना हो जाएगा? तो आंसर है 70%। समझ में? जैसे तुम लोग मान लो कभी भी शॉपिंग करने जाते हो कोई भी दुकान में, ठीक है, मान लो किसी शर्ट का प्राइस है 1500 रुपए, ठीक है, और उसमें फॉर एग्जांपल 60% डिस्काउंट है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, कितना आएगा? नहीं, तुम लोग कैसे ऐसा कैलकुलेट करते हो तो गलत करते हो। सुनो कैसे करना कैलकुलेट हमेशा से। जैसे अगर मान लो, जीएसटी वीएसटी नहीं, नॉर्मल कॉमन सेंस बता रहा हूं। जैसे मान लो 1500 रुपए का शर्ट है, 60% डिस्काउंट है, तो मतलब तुम लोगों को कितने में मिल रहा है वो शर्ट? 40% प्राइस पे मिल रहा है। तो सीधा 1500 का 40% कर दो, 1500 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो? 40 कर दो। समझ गए ना ये चीज? ऐसा कैलकुलेट किया करो। अगर मान लो कोई चीज फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की है, ठीक है, उसमें तुम लोगों को 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो चीज कितने रुपए की मिलेगी? इंटू 8 कर देना उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज इंटू 80 कर देना, लाइक दैट। ऐसा सॉल्व करोगे तो ठीक होगा। तो यहां पर भी वही चीज किया मैंने। अगर मान लो ये 40% हार्ट अटैक का चांस है और इतने परसेंट से रिड्यूस हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है मतलब कितना परसेंट हो जा रहा है? 70% को इससे मल्टीप्लाई करो। वही कैलकुलेशन यहां पर हुआ है। क्लियर सबको ये चीज? हटा दूं क्या फिर इसको मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। If each element of second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that value of the determinant is positive? Assume that the individual entries of the determinant are chosen independently, each value being assumed with probability 1/2. पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा डिटर्मिनेंट है? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब ये वाला, याद होगा तुम लोगों को डिटर्मिनेंट चैप्टर, जिसमें हमारे पास टोटल कितनी एंट्रीज के ऑप्शन है? 4 एंट्रीज के ऑप्शन है। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसकी हर एंट्री क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। क्लियर ये चीज? तो इसमें कितने पॉसिबल डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, पहले वो काउंट बताओ। कितने पॉसिबल डिटर्मिनेंट बन सकते हैं? तो टोटल कितने बनेंगे? 16। सबको समझ में है या रिपीट करके मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं? सुनो, यहां पर इसके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन, या तो 1 आ सकता है या तो 0। इसके पास भी कितने ऑप्शन? 2। इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। तो टोटल मिला के कितने ऑप्शन हो जाएंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर? 16। याद करो परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th में करते थे, याद आया ये चीज? तो बस उससे टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 16। ठीक है, तो इसका मतलब n ऑफ s की वैल्यू, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 16। अब n ऑफ e निकालना है, इवेंट e, जिस चीज की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ये डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर ये चीज? अब देखो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव कौन सी सिचुएशन में आएगा? तो वो तभी आएगा जब लीडिंग डायगोनल में यहां पर क्या होगा? 1, और यहां पर भी ऑब्वियसली क्या होगा? 1। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट निकालते हैं, माइनस क्या करते हैं? फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से माइनस करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व। और अगर ये दोनों 1 नहीं है, कुछ और हो गया, मान लो एक 0 हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 0।
तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा या फिर नेगेटिव मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? इसलिए ये दोनों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इस वाले प्लेसेस के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 0 हो जाए या ये भी 0 हो जाए, या ये 1 हो जाए और या ये 0 हो जाए, या ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। समझ में आ रहा है ये चीज? इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? दोनों अगर हम 1 रख देंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए वो वाला ऑप्शन नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी हो गई, यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो n ऑफ e की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/16। एक बार क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, नहीं हुआ तो मैं रिपीट करता हूं, दूसरी बार फिर से बताता हूं। ये वाला कैसे आया, देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते ये तो पता है ना, ए बी सी डी अगर मान लो ऐसा है तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं ए डी माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या होता है, बी सी। ऐसे ही होता है। अब ए को 1 और डी को 1 लेना जरूरी है, तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1। कुछ और अगर ले लोगे 1 और 0 ही रख सकते हैं, मतलब अगर किसी भी एक को 0 ले लोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो उसके कारण या तो ये नेगेटिव बन जाएगा या तो 0 बन जाएगा, इसलिए ये दोनों का 1 आना जरूरी है। समझ गए ये चीज? अब बच गए यहां पर अगर मान लो मैं डालता हूं 0 और यहां पर भी डालता हूं 0, तो मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब अगर मैं डाल दो, मान लो यहां पर ले लेता हूं 1 और यहां पर ले लेता हूं 0, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे क्या आएगा, फिर से 1 आएगा। अब अगर मान लो यहां पर 1 ले रहा हूं और यहां पर 0 ले रहा हूं, तो भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1। तो 3 सिचुएशन हो गई। अब लास्ट 4th सिचुएशन क्या हो सकती है, दोनों को, चारों को मैंने 1 ले लिया, चारों को 1 लूंगा तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे क्या आएगा, 0। 0 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, समझ गए ना ये चीज? तो हम 0 नहीं, वो नहीं ले सकते। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, ऐसी 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो इसलिए n ऑफ e की वैल्यू कितनी आई, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 3/16। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ गए सभी कैसे सॉल्व हुआ है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो उसको। हाँ आ चुके। अरे पढ़ो जल्दी, क्वेश्चन सॉल्व करो। पढ़ लिया सबने? An electronic assembly consists of two subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. Probability of A fails, probability of B fails alone, probability of A and B fails. Find the probability of A fails given B has failed. देखो इसको ना ऐसे नहीं बनाना है, पहले उसको ना डिफाइन करो इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स को ऐसे डिनोट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 0.2। समझ गए ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, बी फेल्स अलोन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 0.15। क्या ये वाली लाइन समझ में आई, बताओ एक बार। ये वाली लाइन समझ में नहीं आई तो समझो, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल एंड ए पास। हाँ ऐसा समझ लो, ए पास या ए नॉट फेल। क्लियर ये चीज? तो बी फेल, तो इसका मतलब हमने क्या ले लिया, बी डैश। इंटरसेक्शन ए पास है तो इसलिए इसको हमने क्या ले लिया, ए। एंड का मतलब क्या होता है यहां पर, इंटरसेक्शन। क्लियर ये चीज? तो ये दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, कैसे लिखें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और वो कितना हो गया, 0.15। यहां तक क्लियर सबको?
देखो इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन। पहले ऐसे समझो, मान लो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलोन, मतलब बी होना चाहिए लेकिन ए नहीं होना चाहिए, यही हुआ इसका मतलब। तो बी होना चाहिए मतलब ये हो गया, और ए नहीं होना चाहिए मतलब ये वाला पार्ट को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। क्लियर हुआ इसका मतलब, बी बट नॉट ए। तो इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब बी के अंदर आना चाहिए लेकिन ए के अंदर नहीं आना चाहिए, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। और यहां पर फेल जो है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी डैश से डिनोट कर रहे हैं। और ए बी में बी फेल होना चाहिए लेकिन ए फेल नहीं होना चाहिए, एंड आ रहा है तो एंड का मतलब क्या हो गया यहां पर, इंटरसेक्शन। ए फेल नहीं होना चाहिए तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये तीनों चीजें गिवन हो गई। अब ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन बी हैज फेल्ड। तो बताओ इसको समझ के कि क्या निकालना है यहां पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश गिवन बी डैश, ठीक है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी डैश का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब यहां पर हमको ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू अभी फिलहाल तो गिवन नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो न्यूमरेटर की वैल्यू गिवन है ना, न्यूमरेटर की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 0.15। डिनोमिनेटर की वैल्यू यहां पर हमको निकालनी है। डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू, ये कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आ जाएगा। याद करो मैंने जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला जब पढ़ाया था तो मैंने ये वाले सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज के पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ऐसा वाला लिखा होगा तुम लोगों ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी को कैसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा ही था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था फॉर्मूला। तो यहां पर अगर सेम चीज अप्लाई की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप लोगों को गिवन है, ये वाली वैल्यू कितनी है, 0.15। तो यहां पर ले लो 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश एज इट इज रहेगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.15। ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.15 प्लस 0.15। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल्स टू 0.3। तो यहां पर 0.15 डिवाइडेड बाय 0.3, सो आंसर आ जाएगा 1/2। फॉर्मूला कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन हाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक काम करते हैं, सुनो, एक मिनट, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आंसर क्या आ रहा है इसका, 1/2 है। हाँ सुनो एक मिनट,
मैंने लेकिन इसको फिर से सॉल्व करवा रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि इसमें ना ये डैश के कारण एक कंफ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है? तो उसको उसके कारण हो सकता है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है इसका सॉल्यूशन। इजी वे में बताता हूं इसका सॉल्यूशन, समझो। यहां पर पहले हम इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। इवेंट ए ले लेते हैं कि ए फेल्स, ठीक है? इवेंट बी को ले लेते हैं कि बी फेल्स, ऐसा हम ले लेते हैं, ठीक है? फिर से समझना सारे बच्चे, इवेंट ए क्या है? ए फेल्स। इवेंट बी क्या है? बी फेल्स। तो यहां पर सिंपली आपको ये जो गिवन है, ये क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कितना है? 0.2। क्लियर? वो डैश वाला कंसेप्ट हटा दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी बी फेल्स अलोन। बी फेल्स अलोन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब है इसका। अब ये मतलब कैसे हुआ इसको समझना। जैसे मान लो ये हो गया हमारा सेट, ये हो गया इवेंट ए, ये हो गया इवेंट बी, और अगर ये बोल रहा है बी फेल्स अलोन, मतलब सिर्फ बी होना चाहिए, इवेंट बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा उसके अंदर में? ये आएगा। समझ गए ये चीज? और ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा पूरे बी में से हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ सबको ये चीज? तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 0.15। ओके, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स, ठीक है? तो यहां पर मैंने फेल को ए ले लिया है और बी फेल को भी क्या लिया है? ए ले लिया है। तो ए और बी दोनों फेल हो रहे हैं, मतलब क्या आएगा बताओ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या गिवन है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन है। समझ गए ये चीज? तो अब मेरे ख्याल से वो डैश वाली चीज जो थी ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रही थी सॉल्यूशन को, इसलिए ऐसा करके बनाओगे तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमको गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया 0.15। अब सॉल्व करोगे, ये वाली वैल्यू को इस जगह पे रखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। समझ गए? इसको यहां पर जब पुट करके सॉल्व करोगे, अब यहां पर आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ए इंटरसेक्शन बी हमने कितना निकाला है? 0.15 दिया था, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो डैश वाला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया, ठीक है? अब ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर आपको निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.2, और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी मतलब 0.15 को माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 0.05। दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसका क्वेश्चन है? पढ़ के बताओ बस। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको खाली समझ के बताओ क्या है क्वेश्चन। और थोड़ा सा पेन यूज करना, नोटबुक यूज करना, रफ वर्क करना थोड़ा सा ना। समझ गए? कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में है मुझे स्टोरी बताना, ठीक है? तो क्या समझ में आ रहा है? 2 बैग्स है, बैग 1 बैग 2,
ऐसा ही है। बैग 1 में कितनी कितनी बॉल्स है? 3 रेड और 4 ब्लैक। बैग 2 में 4 रेड 5 ब्लैक। ठीक है, यहां तक का स्ट्रक्चर क्लियर है क्वेश्चन का? यहां से समझाओ मुझे क्या बोल रहा है। हाँ, ये पूरी लाइन का मतलब समझाओ। बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल को हमने ट्रांसफर किया, फिर बैग 2 से हमने रैंडमली एक बॉल निकाला, और वो जो बॉल निकली वो कौन से कलर की निकली? रेड कलर की निकली। क्लियर? यहां तक क्लियर ना? हाँ, अब क्या निकालना है बताओ आगे। जो बॉल ट्रांसफर हुई है ये कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की। इस चीज की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ गए? पूरा क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? ओके। सो अब ये तो क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि ये बनने वाला है बेस थ्योरम से। ठीक है, बेस थ्योरम से बनेगा, लेकिन इवेंट्स हम किसको किसको क्या क्या लेंगे? इवन इवन हमेशा उसको लेते हैं जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ट्रांसफर्ड बॉल क्या है? ब्लैक। तो ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक। तो E2 क्या हो जाएगा? ट्रांसफर बॉल इज रेड। ए क्या होगा? ड्रॉन बॉल इज रेड। क्या ये समझ गए सभी? अभी फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल बेस थ्योरम का? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। किसी का बन गया क्या? आंसर आ गया? तो सबसे पहले इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये E1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है। कितना है? 1/7 हो सकता है। अच्छा, E1 का मतलब क्या है? ट्रांसफर्ड बॉल क्या है? ब्लैक। तो ट्रांसफर्ड कहां से हो रही है? बैग 1 से। तो बैग 1 से ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो कितनी ब्लैक बॉल है? 4। टोटल बॉल कितनी है? 7। तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/7। समझ में आया सभी को? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 3/7। समझ गए ये सभी? अभी ये वाला समझ के बताओ, ये वाला इसका मतलब समझाओ बस, क्या है इसका मतलब? क्या है ये समझाओ। हाँ बोलो, दोनों में से जो भी बोलो। इसमें ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, क्यों? क्योंकि गिवन में क्या आ रहा है? A1। E1 का मतलब ब्लैक। हाँ, तो अगर इसमें ब्लैक आया है तो ब्लैक अब बढ़ के कितना हो गया? 6। रेड कितने हैं? 4 ही है। समझ में आ रहा है ये चीज? और अब रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा? 4/10। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। समझ गए सभी? प्लस ये वाले पार्ट का बताना, आयुष बताना, ये वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? A गिवन E2। हाँ सुजल बता। करेक्ट, 5/10। कैसे निकला? देखो इधर पे E2 गिवन है। E2 मतलब कि जो बॉल ट्रांसफर हुआ है वो कौन सा है? रेड कलर का। तो इसका मतलब अब रेड कलर के कितने बॉल हो गए? 5। ब्लैक कितने हैं? 5। तो टोटल बॉल कितना हो गया? 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5/10। दैट्स इट। समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है।
आगे फिर सॉल्व करना और बताओ क्या आ रहा है आंसर। 16/16 प्लस 15, आई थिंक 16/31, यही यार आंसर। देखो कैसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया। ये 4/7 4/10 ऊपर भी आएगा, तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, काट दिया। 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 15, सिंपल, ऐसा सॉल्व कर लो। हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच गए, 2-3, ये तुम लोग बनाओ, आंसर बताओ तीनों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सबसे इजी लगता है क्या, एमसीक्यू। सबसे हार्ड लगता है। हम्म, छोड़ के नहीं आना ना कभी भी। हाँ, कोशिश तो करो उसको। अरे बाप रे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे हो गई। 50 काउंटिंग हो रहा है ना, बीजेपी को 50 सीट्स, कांग्रेस को 38। हाँ लेकिन अभी जस्ट बता रहा हूँ, मैं लाइव देख रहा हूँ। हाँ चलो बताओ 11 का आंसर। बीजेपी जीत रही इसलिए बी आएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1, जो गिवन है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आया। और कभी भी अगर ऐसा है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसका मतलब दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट्स है, बी इंटरसेक्शन ए और ए में। तो ये कब होता है बताओ, ये तभी होता है जब क्या होगा, ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नहीं है समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ए के इक्वल आ रही है। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो पूरा ए का एलिमेंट है। ये तभी होगा जैसे मान लो ये हो गया बी और ये क्या हो गया, ए। समझ रहे हो। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कौन सा आएगा, ए के इक्वल आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो यही है। तो इसका मतलब ए जो है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। कितने लोग सही आंसर तक पहुंच गए, गलती किए कुछ बच्चे। हाँ लास्ट में ये वाला पार्ट इंटरप्रिटेशन में गलती हुई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। किसी का बना, अरे कम से कम ये फॉर्मूला तो लगा सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये पार्ट क्लियर सबको। अब एक एक करके चेक करो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन पता है अपने को, ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो अब एक काम करते, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो हमारे पास आया है।
ऑप्शन बी ऐसा दिख रहा है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, अपोजिट, मतलब ऑप्शन बी तो ऑब्वियसली नहीं होगा। समझ गए ये चीज? अभी इसके बाद अब देखो हमको ना बाकी जो तीन ऑप्शन बच गए, ए सी और डी, ये तीन ऑप्शन में जो लिखा हुआ है बी गिवन ए, बी गिवन ए, बी गिवन ए, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही आता है। तो एक काम करो, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इधर नीचे भेज दो, देखो इसको इधर नीचे भेज दो और इसको लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और अपॉन में क्या आ गया यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये वाला पार्ट समझ में आया? नहीं नहीं, वो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ मैंने क्या किया? अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ग्रेटर हो गया किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ये कितने लोग सही आंसर तक पहुंचे इसका? गेसिंग या करेक्ट? ओके, करेक्ट गेसिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ। ये तो बड़ा आसान है, ये बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है आपको। क्लियर? तो अब ये दोनों कट जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए ये चीज? यहां तक क्लियर? अभी ये तो अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया, अब चेक करते एक एक करके ये चारों चीजों के बारे में कि क्या आएगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी इंटरसेक्शन ए कितना गिवन है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो ये आ गया, तो ये आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही स्टॉप हो जाएगा, मतलब इसको तो कुछ करने का मतलब नहीं है, सी को भी लेने का मतलब नहीं, मतलब बी और डी चेक करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला लगाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे ही होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। क्लियर सबको ये? ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन बच गया था, कौन सी एक्सरसाइज का? नहीं, वो एक 3.2 के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे थे ना। थ्री 3.2 मैंने किस दिन पढ़ाया था, आई थिंक 28 को पढ़ाया था। देखो एओडी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 30 40 50 क्वेश्चन बनाओगे तब। एओडी हार्ड है। प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम के कम से कम 30 क्वेश्चन, एओडी के कम से कम 50 क्वेश्चन, इतने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक ही रूल है, बता रहा हूं, प्रैक्टिस। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आया हुआ है एनसीईआरटी से पहले कुछ सालों में। अब वो थोड़ा सा गड़बड़ प्रिंट हो गया है, इस बार का क्वालिटी उतना अच्छा प्रिंट नहीं हुआ है। हाँ, यहां से कुछ क्वेश्चंस बचे थे, ये वाले क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। चलो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ये एक्सरसाइज 9.2 है आई थिंक ना, कौन सा है? 13.2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। One card is drawn from at random from a well shuffled deck of 52 cards in which each of the following events A and E and F are independent.
चेक करना है ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। कंडीशन क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, रिकॉल करो और बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और जो तू बोल रहा है वो ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। लेकिन कभी भी चेक करने बोला जाएगा ना तो हम हमेशा ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको चेक करना है ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट के लिए ये कंडीशंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले ना पढ़ के ये बताओ कि इवेंट ई के एलिमेंट या इवेंट ई का काउंट कितना होगा। सॉरी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दो सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा। ई क्या बोल रहा है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड कितना होता है 13, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सॉरी 13/52। इसका बताओ प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 4/52। समझ में आ रहा है सबको। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है, एस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। तो कितना कार्ड होता है सर, एक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/52। अब चेक करो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आता है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है, यस। एस मतलब इक्का। तुमने कार्ड खेला है कभी, तो ठीक है अगले बार लेके आना, खेलेंगे कार्ड, ठीक है। तो हर कार्ड का नंबर होता है। हाँ मेरे को याद दिलाना, अगले बार ले आऊंगा, दिखा दूंगा। एक कार्ड ला के रखना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं देखे रहते, वो ऐसे में समझ में नहीं आएगा। आप बता दोगे तो हर कार्ड में नंबर रहता है 1 नहीं, 1 से लेके 10, 1 भी नहीं होता है, इवन एस से होता है, 2 से लेके 10। मैं डिटेल दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, ओके। अभी क्लास एंड होने के बाद बता दूंगा, ठीक है उन्नति। सेकेंड पार्ट में चेक करो क्या लिखा हुआ है इसमें, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ कितना हो जाएगा, 26/52 या फिर 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा बताओ, 4/52। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा। ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी, तो कितने ब्लैक किंग होते हैं, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/52। अब सॉल्व करो, उसको सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल होगा, यस होगा, क्योंकि जब इन दोनों को ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/13। 1/2 1/13 मतलब कितना हो जाएगा 1/26, और ये भी कितना आ रहा है 1/26। तो ये भी क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लास्ट पार्ट चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, विनय बता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा। कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, 8/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, जैक मतलब जोकर जो होता है, 8/52। जैक मतलब नहीं, गुलाम, गुलाम सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन एफ, नहीं 4/52। इसके हिसाब से किंग और क्वीन होना चाहिए, उसके हिसाब से क्वीन और जैक होना चाहिए। तो क्वीन दोनों में कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन में अपन कॉमन लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4/52, ठीक है। तो चेक करो क्या सेम आ रहा है, ये कितना आ रहा है
1/13 और ये कितना आ रहा है 2/13, ये भी कितना आएगा 2/13। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे इसके इक्वल आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। जल्दी जल्दी, कुछ 2-3 क्वेश्चन ही बचे, खत्म करना है, फिर पढ़ो, ध्यान दो और अलर्ट रहो। क्या बोल रहा है? इन ए हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% रीड बोथ द न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड हिंदी। हाँ वो याद है, क्लास 11 में पढ़ते थे। तुम लोग इतने आलसी क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं हो जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर कितना है बताओ? 60%, तो 60/100 प्रोबेब रुक जाओ, आते उस पार्ट पे, पहले जो गिवन है उसको लिख ले ठीक से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना है? 40%, तो कितना हो जाएगा 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, ये क्या लिखा है? 20% क्या करते दोनों, तो क्या है ये? अरे इंटरसेक्शन, समझ गए? दोनों मतलब दोनों में कॉमन है, H इंटरसेक्शन E। क्लियर सबको ये? अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E निकाल लोगे। क्या है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ H की जगह पे 60/100 प्लस 40/100 माइनस 20/100, तो कितना आ जाएगा ये? 80/100। ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर? क्या निकालना है बताओ? H यूनियन E का मतलब या तो हिंदी पढ़े या तो इंग्लिश पढ़े या तो दोनों पढ़े, और इसमें बोल रहा है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। देखो इसको मैं 2-3 तरीके से समझाता हूं जैसे तुम लोगों को समझ में आए। सबसे इजी तरीका मुझे लगता है वेन डायग्राम। तो पहले मैं वेन डायग्राम से समझाता हूं। मान लो ये टोटल वो पूरे स्टूडेंट है, ये है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ये है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, समझ गए? अब इसमें H यूनियन E का मतलब क्या है? H यूनियन E का मतलब ये पूरा जो दोनों सर्कल के अंदर आ रहा है, समझ रहे? या तो हिंदी पढ़ रहा है या तो इंग्लिश पढ़ रहा है। और ये वाली लाइन का मतलब क्या है? नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश मतलब इसके बाहर का, और इसके बाहर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 1 माइनस अंदर वाली प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना है? 80/100, तो वो कितना आ जाएगा? 20/100। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश इंटरसेक्शन E डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश। तो इसमें वो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का होल डैश। और ये कैसे निकलेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E। और H यूनियन E की प्रोबेबिलिटी अभी तुम लोगों ने निकाली कितनी है? 80%, 80/100। तो ये कितना आ जाएगा? 20%, मतलब कि 20/100। समझ गए दोनों तरीका? सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है पढ़ो। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसको पढ़ के बताओ कि क्या निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H निकालना है। बोल रहे हैं ना, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर मतलब पता है कि वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती है? हिंदी। और किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि वो क्या पढ़ रही है? इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो कैसे निकलेगा ये प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H।
और ये सारा डिटेल हमको गिवन है। ई इंटरसेक्शन एच है 20 और एच है 60, तो 20/60, तो आंसर आ जाएगा 1/3। समझ गए? लास्ट पार्ट, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर? उसका उल्टा क्या निकालना है? एच गिवन ई। समझ गए ना? ये हटा दो उसको, फिर मैं लास्ट 2 क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, फिर एंड करेंगे। हो गया? 12th हो गया ना अभी? हाँ, अच्छा, बाकी को छुट्टी देना है क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये जिनको भी सेमीकंडक्टर पढ़ना हो वो रुक सकते हैं। ओके ठीक है। अगर किसी को सेमीकंडक्टर पढ़ना है तो वो रुक सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ यही पढ़ाई, मेरी तो क्लास एंड होगी। तो आगे गया 17 का आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। ठीक है, इवन प्राइम नंबर दोनों में आना, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, तो 2 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 आना मतलब एक ही हो गया, और टोटल कितना हो गया? 36। समझ गए ना सभी? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। ए और बी दो इवेंट्स हैं, और ये दोनों कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन होती है। अब आपको बोल रहा है इफ इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है? देखो इधर जल्दी, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू। अब चेक करके बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन बी कितना हो जाता है? 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती। मैं कंडीशन बी का मतलब समझाता हूं, समझो इधर इसका मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कई बार इंटरसेक्शन को मेंशन नहीं करेगा, सिंपली ऐसे ही लिख देगा, तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि दोनों का इंटरसेक्शन है या एंड यूज हो रहा है। और इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के इक्वल होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकलता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कैसे निकलता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। ठीक है, अभी ये बताओ प्रोबेबिलिटी